नमस्कार। शुरू करते हैं आज की साहित्यिक कड़ी। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इन्होंने प्रारंभिक काल कहें या आदि काल कहें, इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए, मिश्र बंधुओं ने विकल्प बी प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है, आदिकाल को। और इन्होंने प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा भाग उत्तर प्रारंभिक काल। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भागीरथ मिश्र? तो विकल्प सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। बाकी ये सब नाम हमने देख रखे हैं कि आदिकाल को किस प्रयोक्ता ने क्या नाम सुझाया है। ठीक है, यहां पर अगर कोई नया नाम दिख रहा है तो धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। राइट, चलिए आगे देखेंगे सीधे। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ग्रियर्सन, शिवसिंह सेंगर, गारसा दत्तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो विकल्प बी हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है शिवसिंह सेंगर ने, शिवसिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले भी देखिए एक अंग्रेजी में लिखा जा चुका है, एक फ्रेंच में लिखा जा चुका था शिवसिंह सेंगर से पहले। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हिंदी में, तो हिंदी भाषा में ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा शिवसिंह सेंगर ने। ठीक है, शिवसिंह सरोज नाम से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में साहित्य इतिहासों के नाम हैं और सूची 2 में साहित्य इतिहासकारों के नाम। तो चलिए बताना है यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका यह किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ए का होगा यहाँ पर 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो यह लिखा है राम कुमार वर्मा ने। ओके, बी का हो जाएगा 4। उत्तर भारत की संत परंपरा, यह लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। सी का होगा यहाँ पर 1। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है डॉक्टर बचन सिंह ने, अर्थात डी का होगा यहाँ पर 3। अब दिए गए कोड में से बताना है। देखिए, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। राइट, तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो दिया था नाम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा है। ठीक है, 1941 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है। कौन सा होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा? तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए विकल्प डी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्योंकि काल क्रमानुसार देखिए मिश्र बंधु का जन्म और मरण यहाँ पर नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट क्या होगा नहीं पता है। और आचार्य शुक्ल का 1884 से 1941, राम कुमार वर्मा का 1905 से 1990, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979। तो इसीलिए यहाँ पर विकल्प डी ही सही होगा। ठीक है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, इंशा अल्लाह खान या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो हम सभी जानते हैं पुरानी हिंदी नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। विकल्प डी सही उत्तर। ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभाष हिंदी कहा है तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अबहट कहा है। तो ये तथ्य आपने याद रखने हैं। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहां पर बताना है। यहां पर आप एक बात नोटिस करिए कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास,
ठीक है, यह लिखा है राम खिलावन पांडे ने, जबकि यहाँ पर राम खिलावन पांडे का नाम नजर नहीं आ रहा है, बल्कि एक्स्ट्रा विकल्प में बचन सिंह लिखा है। हो सकता है यहाँ पर राम खिलावन पांडे लिखना था, लेकिन मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, हो जाती है इस तरह की मिस्टेक्स भी। तो चलिए हम मिलान करते हैं इसका। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह लिखा है राम कुमार वर्मा ने। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, इसके अलावा बचन सिंह का नाम यहां पर है, तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, राइट। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास यह लिखा है राम खिलावन पांडे ने। चलिए हम सीधे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर पाली से? तो देखिए विकल्प से यहां पर सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है संवत 1050 से संवत 1375, यानी कि 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। और शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। और शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। ठीक है, जिसको अक्सर हम पुरानी हिंदी भी कह लेते हैं ना, उसको शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृताभास, यानी कि प्राकृत की रूढ़ियों से बद्धित भाषा। इनमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई थी तो इसमें 3 लेखकों का बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र, जबकि आचार्य शुक्ल का इनमें नाम नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी काशी बनारस में, और इसके प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास, राइट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो विकल्प भी यहाँ पर सही उत्तर होगा। बालकृष्ण भट्ट ने यह कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, यह परिभाषा इन्होंने दी है। बाकी राइटरों ने क्या परिभाषा दी है आइए देखते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी नई चाल में ढली, यह कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तथा मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है, कौन सा होगा? मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार दल्लाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, या फिर इस्तवार दल्लाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या मिश्र बंधु विनोद? मतलब यह बताना है कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। पहले लिखा गया इस्तवार दल्लाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ठीक है, गारसद तासी का। उसके बाद आता है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का। उसके बाद आता है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। और उसके बाद आता है मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, राइट। तो यहां पर विकल्प बी ही सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अंडरस्टैंड? आगे देखेंगे। चलिए यहां पर देखना है हमने प्रश्न 115, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, या गणपति चंद्र गुप्त? तो विकल्प ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत। देखिए 2 भागों में है यह भी, 1959 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त का हम जानते हैं, वैज्ञानिक इतिहास लिखा है इन्होंने, यह भी 2 भागों में है, 1965
ठीक है। और श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, 1924 और 1930 में। इसके अलावा विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है। और इसका यहाँ पर पीरियड नहीं दिया है, समय प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है, लेकिन यह बुक मेरे पास है, विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल का हो, चाहे डॉक्टर नगेंद्र का हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो, जब आप इन साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको थोड़े टफ लगेंगे समझने में, लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी ने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है और छोटी सी बुक है और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसको भी पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास पहले होगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, या फिर इसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो आइए विकल्प देखते हैं आगे। विकल्प बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो यही है, आगे पीछे करके दिए हैं विकल्प सी डी में भी, और विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प बी का जो कालक्रम है यहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। देखिए कैसे, क्योंकि मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1970 में इसका प्रकाशन हुआ। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन 1986 में हुआ, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन हुआ 1996 में, डॉक्टर बचन सिंह का। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में प्रकाशन होता है, सुमन राजे का, ठीक है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह लिखा गया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा, ठीक है। तो 3 ग्रंथ लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ध्यान रखना है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिवसिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के विकल्प डी, जो इनका जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें सबसे पहले काल विभाजन मिलता है, ठीक है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिन नामों से काल विभाजन किया वो आपके सामने है, देखिए। सबसे पहले इन्होंने चारण काल, फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता करके लिखा है, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार के बारे में, फिर तुलसीदास के बारे में लिखा है, फिर रीति काव्य के बारे में, उसके बाद तुलसीदास के अन्य जो परवर्ती कवि हुए उनके बारे में लिखा, फिर 18वीं शताब्दी के बारे में लिखा इस नाम से, ठीक है, इसके अंतर्गत जो कुछ भी हुआ। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान किस तरह से था उसके बारे में लिखा। फिर उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान कैसा रहा, कैसे चला, उस बारे में लिखा, राइट। तो ये है आपके किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का कालक्रमानुसार वर्णन अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ किसमें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। इसके अलावा जो शिवसिंह सेंगर है उनका शिवसिंह सरोज है, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह नाम से है, और मौलवी करीमुद्दीन का है तज़किरा ई शुअराई नाम से। इसमें वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे फिर एक स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, उसी को पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, लेकिन बाद में फिर इसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, ठीक है। विकल्प सी सही उत्तर। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? तो देखिए विकल्प सी होगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल कहा है आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं 1929 ईस्वी में। विकल्प डी सही उत्तर। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अब्बुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। विकल्प डी सही उत्तर होगा। और देखिए, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, और ये अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, और उक्ति विचित्र शैली में इन्होंने अपनी पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। और खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, अमीर खुसरो के द्वारा। राइट। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर उदय नारायण तिवारी? तो विकल्प डी सही होगा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने लिखा है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन से विद्वान हैं? तो डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने ही सबसे पहले अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया था। ठीक है, और नामकरण किया था। राइट। और सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, उसका प्रकाशन हुआ था, और इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है अपने इस ग्रंथ में। हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917, 1914, 1910 या फिर 1909? तो विकल्प सी 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं का ग्रंथ आया एक, हिंदी नवरत्न राम से। ठीक है, और इन्होंने हिंदी के 9 कवियों को इसमें शामिल किया है। ठीक है, और मिश्र बंधुओं में कौन कौन से आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई हैं जिनको मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य जगत में। और इन्होंने कौन कौन से 9 कवियों को शामिल किया है अपने हिंदी नवरत्न ग्रंथ में, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैंने बताया है अच्छे से यह आपको। ठीक है, देखिए कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आप समझ गए होंगे, विकल्प सी कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ठीक है, और शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में बांटा है और उसका दोहरा नामकरण किया है। बाकी इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, और रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित कर तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हम सभी जानते हैं क्या होगा यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। विकल्प देखना बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य का विकास? तो विकल्प डी हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, 1929 में क्या किया इन्होंने? शब्द सागर में इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित किया, परिमार्जित किया, और फिर उसको हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया। पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? हिंदी शब्द सागर में शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका? तो देखिए, मिश्र बंधुओं के बारे में पूछा है ना, तो विकल्प सी होगा, मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, ये 4 भागों में विभक्त है इनका ग्रंथ मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद जो है, और इनके पहले 3 भागों का प्रकाशन होता है सन 1913 में, और चौथे का होता है 1934 में। साहित्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, तो इसलिए बिना किसी देरी के आचार्य शुक्ल सही उत्तर होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र सागर मतलब विद्यासागर, या गंगा प्रसाद शुक्ल, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? तो देखिए, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया राजा लक्ष्मण सिंह ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है?
तो 1375 से 1700 ईस्वी की संवत के बीच में जो है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। विकल्प बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी के बाद अब हम देखेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? मृगावती, पदावली, पद्मावत या फिर मधुमालती? तो देखिए विकल्प बी। विद्यापति की जो रचना है पदावली, उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। ठीक है, विद्यापति ने लिखी है पदावली। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप कि निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। प्रश्न बनता है कि विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। ठीक है, जबकि मृगावती जो है कुतुबन की है और पद्मावत जायसी की तथा मधुमालती मंझन की रचना है। राइट। विसलदेव रासों की नायिका का नाम बताना है। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या कमला? तो विकल्प बी। विसलदेव रासों की नायिका का नाम है राजमती और नरपति नाहला की रचना है विसलदेव रासो। और यह एक वीर काव्य है जो 4 खंडों में विभाजित है। इसके पहले खंड में राजमती एवं विसलदेव की विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में विसलदेव और का जो राजमती से रूठकर उड़ीसा में चले जाना दिखाया है। ठीक है, कि जो विसलदेव है वो राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। और तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन है कि वह अपने विसलदेव के विरह में किस तरह से व्यथित होती हैं। और चौथे खंड में बताया है विसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा। तो ये बड़ी ही प्रेम भरी कथा है विसलदेव रासो, जो एक वीर गीत काव्य की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ठीक है, नरपति नाहला की तो आपने भी पढ़ना है इसको। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की है ना, पद्मावत जो है। और पद्मावत का जो स्त्री पात्र है वह पद्मावती है, जो यहाँ पर दिया गया है विकल्प में। चर्या पद के रचयिता कौन है? सरहप्पा, शबरप्पा, लुईपा या कुकरीपा? तो चर्या पद लिखा है शबरप्पा ने, विकल्प बी सही उत्तर। देखिए, चर्या पद एक प्रकार का गीत होता है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्या पद संधा भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई रचना है जिसके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, 2 अर्थ होते हैं। जबकि दोहा कोश यहाँ पर जो दिया है तो वह सरहप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, सरहप्पा का नाम दिया है तो सरहप्पा की रचना है दोहा कोश और चर्यापद है शबरप्पा की रचना। तो चर्यापद किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। एक तरह का गीत होता है जो अनुष्ठानों में गाया जाता है। और संधा भाषा के दृष्टिकूट पद इसमें इस शैली में लिखा जाता है। ठीक है, जो 2 अर्थ देता है। पीऊ चितौड़ न आव्यू सावन पहली तीज, जोवे वाट बिरहणी खिणखिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घायला पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की है? करकंड चर्यू की, कुमार रासो की, ढोला मारूरा दूहा की या फिर पद्मावत की? तो देखिए, कुमार रासों की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, कि प्यू चितौड़ न आव्यू सावन पहली तीज, खुमाण रासो। खुमाण रासो एक प्रबंध काव्य है जो लिखा है दलपत विजय ने और पद्मावत जयसी द्वारा लिखा हुआ है तथा करकंड चर्यू कनकामर मुनि द्वारा लिखा है और ढोला मारूरा दूहा कवि कलोल द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो देखिए, एक साथ आपके कितने प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर से नहीं पूछे जाते। चलिए आगे देखेंगे। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जगनीक, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर नरपति नाहला? तो देखिए, भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। इसके अलावा परमाल रासो है कवि जगनीक की, रणमल छंद है श्रीधर की और बिसलदेव रासो है नरपति नाहला की। तो देखिए, एक तुक है फटाफट से कि इनको याद रखने का इन रचनाओं को, कि परमाल यानी कि पर होता है दूसरों का, माल अर्थात जो भी माल रहता है या सामान। ठीक है, यदि आपको दूसरों का माल हड़पना है तो आपको जागना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जगनीक की हो गई परमाल रासो। और रणमल छंद, रण होता है युद्ध का मैदान, मल। देखिए, कुश्ती भी मल्लों द्वारा लड़ी जाती है ना, कुश्ती हो चाहे युद्ध हो,
तो जो बड़े बड़े मल होते हैं वही लड़ते हैं। वही क्या करते हैं, मैदान में श्री गणेश करते हैं। ठीक है, मैदान में जब लड़ाई होने लगती है तो उसका श्री गणेश करते हैं। तो रणमल छंद हो गया श्रीधर का और नरपति नाला हो गया बिसलदेव रासो का। यदि आपको किसी नल को उखाड़ना है तो 20 नर लगेंगे। ठीक है, 20 नरपति लगेंगे और 20 साल भी लगेंगे साथ में, किसी नल को उखाड़ना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नरपति नाला बिसलदेव रासो। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ। चलिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो विकल्पी आचार्य शुक्ल का ही यह कहना है। ठीक है, कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। तो आचार्य शुक्ल का यह कथन है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इस ग्रंथ में इन्होंने यह लिखा है या यह कहा है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर या मेरुतुंग। तो देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी की रचना, विकल्प ए सही उत्तर। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे और इनका आविर्भाव 1252 20वीं संवत, विक्रमी संवत में माना जाता है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर हेमचंद्र सूरी हैं, इनकी रचना है कुमारपाल चरित्र, सारंगधर की है हमीर रासो और मेरुतुंग की है प्रबंध चिंतामणि। संदेश रासक के लेखक कौन है? नरपति नाला, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई, जगनिक। तो देखिए, संदेश रासक है अब्दुल रहमान की रचना। संदेश रासक के बारे में देखते हैं कुछ बातें कि अब्दुल रहमान द्वारा लिखा हुआ संदेश रासक एक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ माना जाता है। और अब्दुल रहमान एक मुसलमान कवि हैं जिन्होंने देसी भाषा में यह काव्य ग्रंथ लिखा है, तथा संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें बिक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा कही गई है। और बिसलदेव रासो नरपति नाहला की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की, और परमाल रासो है कवि जगनिक का, और परमाल रासो का दूसरा नाम है आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो को। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला से, मराठी से, बिहारी से भी या उड़िया से? तो देखिए, विकल्प ए, विद्यापति की पदावली जो है मैथिली हिंदी में रचित है, लेकिन फिर भी यह रचना बांग्ला भाषा से प्रभावित है। और विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। और भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वे ये हैं। देखिए, विद्यापति ने जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं वे हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली और दुर्गा भक्त तरंगनी। और अबहट में जो ग्रंथ लिखे हैं विद्यापति ने वे हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तथा जो मैथिली भाषा में लिखे हैं वे हैं पदावली और गोरक्ष विजय। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ठीक है, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? डॉक्टर बचन सिंह ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि की संज्ञा दी है, या श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को। विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और देखिए, प्रश्न भी बनता है कि विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई है? तो याद रखना है कीर्ति लता। भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लजेजम तू बयम सिंहू जय भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कन्हप्पा या हेमचंद्र। तो देखिए, विकल्प डी, हेमचंद्र की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि भला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु। कंतु होता है पति। ठीक है, बहिणी मतलब बहिन, कि एक बहन अपनी दूसरी बहन से कह रही है, या यूं कह सकते हैं कि एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि हे बहन, अच्छा हुआ मतलब भला हुआ जो मारा गया हमारा पति युद्ध में मारा गया। ठीक है, हे बहन, हमारा पति युद्ध में मारा गया तो अच्छा हुआ।
लजेजम जो बैसी हूं जई भगया घरू है तू। मैं लज्जा से आप सबको क्या मुंह दिखाती अगर वे युद्ध से भागकर घर को आ जाते तो इस तरह से यहाँ पर हेमचंद्र की यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चलिए देखिए, हेमचंद्र जो थे ना वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हेमचंद्र के बारे में और भी प्रसिद्ध तथ्य देखिए कि सिद्ध हेम रचना में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है या माना जाता है और कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा सारंगधर पद्धति सारंगधर द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा का लिखा हुआ एक पद्य कोश है। और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी ने लिखा है और एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है यह कुमारपाल प्रतिबोध। इसके अलावा देखिए, कणहप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं 84 सिद्धों में। और कणहप्पा के गुरु का नाम था जालंधरप्पा और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पे रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन कवियों के बारे में। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? तो रामकुमार वर्मा ने, विकल्प सी। आदिकाल को चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में आया था यह। ठीक है, और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल इस तरह से भी कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है और शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। जो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं उनके बारे में यह तथ्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आदिकाल का नामकरण जो विद्वानों द्वारा दिया हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है, हमने देखा हुआ है पहले भी। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? तो आदिकाल से। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। अमीर खुसरो 1253 में इनका जन्म, 1325 ईस्वी में मृत्यु और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन और निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है और खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। ठीक है, कम से कम 11 राजाओं का देखिए। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण तथ्य कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई है, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ जो इनके मिलते हैं वे हैं खालिकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखनी और गजल आदि। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य किसके बारे में? अमीर खुसरो जी के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और यहीं से सारे के सारे क्या बनते हैं? आपके प्रश्न बनते हैं। राइट, अब हम देखेंगे आगे। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति, भूषण, जयदेव या फिर पद्माकर? तो देखिए, विद्यापति की रचना है दान वाक्यावली। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में रहते थे और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबार में रहते थे या इनके राज दरबारी कवि थे। ठीक है, विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। और विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है उसकी रचना की है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका अबहट भाषा भी रचित है इनकी। और डॉक्टर बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को उनकी मादकता को देखते हुए नागिन की लहर कहा है। और विद्यापति शैव संप्रदाय में दीक्षित कवि थे। और यहाँ पर लिखा है कि राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। महत्वपूर्ण। ठीक है,
देखिए, राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि थे जयदेव, और जयदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद, जिसमें इन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में रचा है। और पद्माकर एक रीतिकालीन कवि है, और पद्माकर ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों को लिखा है। इसके अलावा भूषण की बात करें तो भूषण ने शिवराज भूषण लिखा है, शिवा बावनी लिखा है, छत्रसाल दशक जैसे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या बचन सिंह? तो देखिए, आचार्य शुक्ल का कहना था कि विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों में नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और आचार्य शुक्ल की अन्य कथन देखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह भी आचार्य शुक्ल का बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा ये सामने देखा है कि जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा है? बचन सिंह ने। और नागिन की लहर विद्यापति के पदावली के श्रृंगारिक पदों को किसने कहा है? निराला ने। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। अब यहां से भी प्रश्न बन जाता है। देखिए, विद्यापति को पंचदेवोपासक की संज्ञा किसने दी है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? रासो साहित्य से, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? तो देखिए, विकल्प सी सही उत्तर होगा। सिद्ध साहित्य से संबंधित है सरहप्पा, लुइपा आदि। ठीक है। अब आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी हम देखेंगे कि सिद्ध साहित्य यानी कि जो ब्रज यानी सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य है। ठीक। और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, और ये भारत के पूर्वी भाग में बड़े ही सक्रिय थे, और इनकी संख्या मानी जाती है सिद्धों की 84 यानी कि 84। इनमें जो प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं जैसे कि सरहप्पा, शबरप्पा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकरिपा आदि। और इन सब में से सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को ही माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी को चर्या गीत कहा जाता है, और इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आपने याद रखना है यह सिद्धों के बारे में, राइट। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति? तो देखिए, विकल्प बी रासो काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, और भक्ति काल की जो 4 प्रमुख धाराएं हैं जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुण की भी 2 हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। जबकि यहां पर देखिए कि रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, और इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही रची गई हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। और प्रमुख रासो ग्रंथ अगर देखें तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो, नरपति नाहला का बिसलदेव रासो, ये सब आते हैं किसमें? वीर गाथाओं के अंतर्गत या रासो गाथाओं के अंतर्गत। ठीक। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का? तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन का ही यह कथन है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की ही उपज हैं। ठीक है। और सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है, और सिद्धों की रचनाएं दोहा कोश एवं चर्या गीत आदि इन 2 रूपों में ज्यादा मिलती है। ठीक है, दोहा कोश और चर्या पद आदि में। और सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए तो इन्होंने वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध किया है, योग द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति बताई है, और ईश्वर प्राप्ति गुरु के द्वारा संभव मानी है। ठीक है, सिद्धों ने।
और भाषा में इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग किया है तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया है। इन्होंने माया मोह का खंडन किया है और इसको त्यागना आवश्यक समझा है, मतलब जो भी माया मोह की वस्तुएं हैं उनका त्याग करना जरूरी है। ठीक है, सिद्ध साहित्य में इसके अंतर्गत यह विशेषता है सिद्ध साहित्य की। इसके अलावा देखिए, सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन देखना है हमने किसका है। विकल्प देखेंगे तो देखिए यहाँ पर विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उक्त कथन अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में लिखा है। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि इन्होंने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों की जो मान्यता थी उसका खंडन किया। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन्होंने धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात कही। इनके अनुसार यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसा समझा जाने लगा तो फिर तब तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वह भी साहित्य के क्षेत्र में नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर इनका यह कहने का अर्थ है आचार्य शुक्ल के संबंध में। ठीक है, क्या कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो और उससे वह साहित्य निश्चित रूप से अलग हो, तो जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, यह बात आचार्य शुक्ल ने कही थी और भी विद्वानों ने कही थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का खंडन किया और अपने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें लिखा इन्होंने कि अगर ऐसा ही है, ऐसा ही माना जाने लगा कि किसी भी रचना को यदि सिर्फ उसके धार्मिक साहित्य होने की वजह से साहित्यिक कोटि से अलग किया जाने लगा, तब तो रामचरितमानस को भी अलग कर देना चाहिए। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। तो फिर इन्हीं सब बातों का खंडन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह किसने कहा है, तो यह भी आचार्य शुक्ल ने ही कहा है। पृथ्वीराज रासो को इन्होंने जाली ग्रंथ माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने। देखिए, सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा जो रचित पृथ्वीराज विजय है, ठीक है, जो 12 सर्गों में रचित है, एक संस्कृत का महाकाव्य है, उसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। दोबारा से देखेंगे, जो डॉक्टर वूलर हैं उन्होंने कश्मीरी कवि जयानक का जो संस्कृत ग्रंथ है 12 सर्गों में रचा हुआ पृथ्वीराज विषय, उसको उन्होंने सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। और इसी के बाद फिर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर भी विद्वानों में मतभेद होने लगा और इस मतभेद में 3 वर्ग बन गए। और जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना उनमें शामिल है डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य शुक्ल और देवी प्रसाद तथा कविराज श्यामल दास। ठीक, और जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना उनमें आते हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु लाल पंड्या। और जिन्होंने आधा प्रमाणिक आधा अप्रमाणिक माना, मतलब अर्ध प्रमाणिक माना, उसमें आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो यहां से भी प्रश्न बनता है, आपको विकल्प दिए जाएंगे कि इनमें से किस विद्वान ने या किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। तो ये नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, कुमार रासो या विजयपाल रासो? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो 1929 में आया, उसके आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत यह माना और यह लिखा कि इस ग्रंथ में यानी कि विसलदेव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है।
जो नरपति नाहला थे वे कवि विग्रह राज चतुर्थ यानी कि विसलदेव के राजकवि थे। ठीक है, उनके समकालीन थे या राजकवि थे। और नरपति नाहला ने विसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है। राइट, जो किस रूप में आता है? वीर गीत के रूप में आता है। और विसलदेव रासो 4 खंड में है। नाहला के इस विसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन किया है उन्होंने, और न ही उनके शौर्य पराक्रम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता मिलती है और वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विसलदेव रासो नरपति नालह, कुमार रासो दलपत विजय और विजयपाल रासो है नलह सिंह का। ठीक, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो आचार्य शुक्ल का ही यह मत है। ठीक है, क्योंकि उनका जो इतिहास ग्रंथ है उसी को सर्वतः प्रामाणिक माना गया है और उसी के अकॉर्डिंग ज्यादातर प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उन्हीं का ज्यादातर यह कहना भी रहा है। ठीक है, सिद्धों नाथों के बारे में, योगियों के बारे में, कि वे, उनकी जो रचनाएं हैं वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में वे नहीं आती हैं। ठीक है, और आचार्य शुक्ल का यह भी मानना था कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिर्गह, भीतरी चक्रों और अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा देती हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती और उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि ग्रंथों को हम एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यह मानना था आचार्य शुक्ल का। राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है कि इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं? यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है या इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो देखिए, विकल्प ए, बी और सी राउल बेल रचना के बारे में बिल्कुल सही तथ्य हैं कि यह रोड़ा नामक कवि ने लिखी है, शिलांकित कृति है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल। लेकिन विकल्प डी सही नहीं है राउल बेल के संबंध में कि इसमें नायक शौर्य का वर्णन है, नायक के शौर्य वर्णन है। ठीक है, क्योंकि राउल बेल के बारे में देखिए, यह 10वीं सदी या ईस्वी के कवि रोड़ा कवि की रचना है जिसका सबसे पहले प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। यह एक शिलांकित कृति है, यानी कि शिलाओं पर लिखी हुई, पत्थरों पर लिखी हुई, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है। चंपू ऐसी रचना होती है जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित रूप से लिखी होती है। ठीक है, और इसकी नायिका राउल है जिसके नक्शिक सौंदर्य का वर्णन इस रचना में किया गया है तथा इसमें 7 नायिकाओं के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। तो जो यहाँ पर लिखा है कि इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है वह गलत है, क्योंकि इसमें जो नायक है वह राउल नहीं है। राउल क्या है? एक नायिका है। ठीक है, तो यह राउल बेल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि सुसंगीत करना है। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है और गणपत चंद्रगुप्त ने किसको माना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकार करने के संबंध में इतिहासकारों में जो विविध मत हैं वे इस प्रकार से हैं। मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्पदंत को, जिसे कि पुष्य या पुंड भी कहा जाता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है हिंदी का प्रथम कवि। डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को माना है और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, जबकि जयदेव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है राजा मुंज को। तो आप देख सकते हैं अलग अलग मत हैं सभी के कि पहला कवि कौन है हिंदी का। ठीक है,
कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, बिल्कुल सही। नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है, बिल्कुल सही। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, बिल्कुल सही। रेवंत गिरिरास जिन धर्म सूरी की रचना है, बिल्कुल गलत। देखिए, रेवंत गिरिरास जिन धर्म सूरी की रचना नहीं है, बल्कि विजय सेन सूरी की रचना है या काव्य ग्रंथ है। ठीक है, कौन? रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है, बाकी बिल्कुल सही है। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कि वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, तो थे सरहप्पा, वो सही है। दोहा कोश भी उनकी रचना है, बिल्कुल सही। उन्होंने अर्थात सरहप्पा ने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प सी सही नहीं है सरहप्पा से रिलेटेड, कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। ठीक है, देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है और इनका समय था 8वीं शताब्दी। और सरहप्पा का जो मूल नाम था वह था राहुल भद्र। ठीक है, ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे और दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। और दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सुपाठ बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। इसीलिए यह कहना कि सरहप्पा की जो भाषा है वह सर्वत्र सीधी और सरल है, यह गलत है, क्योंकि उनकी भाषा बड़ी कठिन है। ठीक है, टफ है थोड़ी। ये थे सरहप्पा के बारे में प्रसिद्ध तथ्य। अब देखेंगे हम आगे। देखिए, आगे का प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहप्पा, गोरखनाथ, रामानंद या तुलसीदास? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित पुरुष यानी कि महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, तो गोरखनाथ को कहा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और तुलसीदास ने कहा है गोरखनाथ के संबंध में, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। और देखिए, सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय का उदय कैसे हुआ, कहाँ से आया, तो इसका उदय सिद्ध संप्रदाय से ही हुआ। जब सिद्ध संप्रदाय बहुत विकसित हो गया तो बाद में वह परिवर्तित रूप लिया, उसने परिवर्तित यानी कि बदल कर वह नाथ संप्रदाय बन गया। और नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे। ये क्या करते थे? मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि लेते थे। मतलब इस तरह का ये अपनी वेशभूषा बनाते थे और अपने कान को छेदते थे और उसमें छेद कर कुंडल पहनते थे। इसीलिए इनको यानी कि नाथों को कनफट्टा योगी भी कहा जाता है, राइट। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में कहां पर संबोधित किया गया, तो गोरक्ष सिद्धांत नामक संग्रह में। ठीक है, गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्याय ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे कि अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता गोरखनाथ की रचनाएं हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग। ठीक, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? बृहत्तम संस्करण को जिसमें 16,306 छंद हैं, या फिर मध्य संस्करण को जिसमें 7,000 छंद हैं, या फिर इसके यानी कि पृथ्वीराज रासों के लघु संस्करण को जिसमें 3,500 छंद है, या फिर एक और सबसे छोटा संस्करण है जिसमें 1,300 छंद है। किसको मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान? ठीक है, मूल रासों। तो देखिए, विकल्प डी, सबसे छोटा जो संस्करण है जिसमें 1,300 छंद हैं, उसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि व माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वान क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासों का सर्वाधिक मूल रासो ग्रंथ मानते हैं उसको। ठीक है, जिसमें कि 1,300 छंदों का उल्लेख है। और देखिए, मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण को माना है प्रामाणिक।
जिसमें 7000 छंद हैं। इसके अलावा बृहद रूपांतरण जो है पृथ्वीराज रासो का बड़े ग्रंथ के तौर पर, जिसमें 16,306 छंद है, वह सर्वाधिक अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। तो देखिए, जिसको सर्वाधिक अप्रमाणिक माना है विद्वानों ने, वही सबसे लोकप्रिय भी है। और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं, जिनका जन्म हुआ था 1168 ईस्वी में लाहौर में। और माना जाता है कि चंद बरदाई का वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। और जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 69 समय में इसको बांटा गया है। ठीक है, 69 समय में, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने खंडों में बांटा गया है या इतने सर्गों में, तो उन्हीं सर्गों या खंडों को यहाँ पर समय नाम से संबोधित किया है, जिसमें कौन कौन से हैं। आदि पर्व है, ठीक है, आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, और 20वां समय जो है वो पद्मावती से संबंधित है। स्ताववां समय जो है स्थानवा, ठीक है, 57वां, वह कैमास वध से संबंधित है। और सर्वाधिक मार्मिक समय माना जाता है यह कैमास वध से संबंधित जो है 57 वाला समय। ठीक है, और जो 61वां समय है वह कन उज समय माना जाता है, जो सबसे बड़ा है, राइट। और 65वां जो समय है वह विवाह समय है। ठीक है, विवाह से संबंधित बातें उसमें हैं। और जो 69वां यानी कि 69वां है वह महोबा युद्ध से संबंधित समय है, राइट। और माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक रचना माना है, जबकि आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दास है, इसे अप्रमाणिक मानते हैं, तथा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। तो ये हमने अभी भी देखे पहले कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, किन्होंने अप्रमाणिक माना है और किन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है, राइट। आगे देखेंगे। देखिए, विसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है। आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, या फिर दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा कि विसलदेव रासो के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। ठीक है, 14वीं शती यानी कि 14वीं जो विक्रमी शती है उस समय का यह ग्रंथ माना जाता है विसलदेव रासो, जिसका संपादन किया आपके माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने। और यह नरपति नाला का ग्रंथ है और 4 खंडों में विभाजित है। और हमने देखा है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, पढ़ लूं क्या दोबारा से। देखिए, जो विसलदेव रासो है इसके पहले खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभर नरेश विसलदेव यानी कि विग्रह राज के विवाह का वर्णन है। और इसके दूसरे खंड में जब विसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाता है उसके बारे में बताया गया है। और इसके तीसरे खंड में राजमती की विरह का वर्णन है कि उसकी याद में वह कैसे तड़पती है। और इसके चौथे खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आने का वर्णन है तथा विसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस ले जाने का वर्णन है। ठीक है, विसलदेव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा संपादित की हुई पुस्तक है 1953 में। तो विसलदेव रासो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय को कौन सा तथ्य सही नहीं है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, या फिर उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य की रचना की है, या उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो यहाँ पर विकल्प डी तथ्य सही नहीं है आदिकालीन कवि अमीर खुसरो के बारे में कि उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो अमीर खुसरो हैं 1253 ईस्वी में उनका जन्म आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश पटियाली गांव में माना जाता है। इन्होंने पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि रचे जो बड़े प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य जगत में। और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है और हिंद का तोता भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण। और इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है कि सितार का आविष्कार सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही किया था।
और इन्होंने ये जो अपनी ये जो रचनाएं रची, इनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना नहीं था, बल्कि उनका मनोरंजन करना था। ठीक है, मनोरंजन करने के वास्ते ही इन्होंने यह अपनी ये पहेलियां, मुकरियां आदि लिखे थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली? तो देखिए विकल्प ए, पदावली के आधार पर। ठीक है, पदावली रचना के आधार पर ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, ऐसा आचार्य शुक्ल का कहना है। और इनकी रचनाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्णकृत्या, दुर्गा भक्त तरंगिनी, गंगा वाक्यावली। ठीक, और जो इनकी अबहट भाषा में रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और जो मैथिली भाषा में हुए हैं पदावली, गोरक्ष विजय। अब यहाँ पर देखिए कि जो दुर्गा भक्त तरंगिणी है विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। और कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद माना है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप ध्यान से इनको समझिएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो एक गीति काव्य है, और निराला ने पदावली के इन श्रृंगारिक पदों की मादकता को देखते हुए नागिन की लहर कहा है इनको, और इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य अबाउट विद्यापति। और बाकी इनकी विद्यापति को जो उपाधियां दी गई कवियों के द्वारा, देखिए इनको अभिनय जयदेव भी कहा गया, राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा। ठीक है, राजा शिव सिंह द्वारा दी गई यह उपाधि है अभिनव जयदेव की। कवि शेखर, खेलन कवि, वह संधि का कवि, कवि कंठहार, दशावधान, ये सारी की सारी उपाधियां दी गई है विद्यापति को, या इन नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथपथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई, या फिर जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, या फिर हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, या फिर सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो विकल्प सी सही नहीं है कि हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। बाकी बिल्कुल तीनों ए, बी और डी सही हैं। किसके बारे में? सिद्धों और नाथों के बारे में। ठीक है, देखिए यहां पर महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार माना जाता है भारत में बड़ी तेजी से हुआ माना जाता है, और इस आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों में ही सीमित था। ठीक है, वहीं तक। फिर मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति पैदा होती है, और इस कारण जो सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु क्या करते हैं, भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं, और यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फिर फैल जाता है। और कुषाण काल में मथुरा जैन जो होता है धर्म का केंद्र बनता है। ठीक है, मथुरा कुषाण काल में जैन धर्म का केंद्र बनता है, और यहीं से यह मत या यह धर्म फिर धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित होता है। और उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी माने जाते थे, और इनके प्रयास से ही जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। तो देखिए इस तरह से जैन धर्म आया। ठीक है, अग्रसर हुआ, सब जगहों में पहुंचा। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिवसिंह सेंगर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राहुल सांकृत्यायन का यह कहना है, विकल्प ए सही उत्तर, कि अपभ्रंश के जो कवि हैं उनको हमें भुलाना नहीं चाहिए। अगर उनको भुला दिया जाएगा, विस्मृत किया जाएगा, तो ये हानि की वस्तु होगी, क्योंकि इन्हीं कवियों के द्वारा क्या है, हिंदी काव्यधारा का उत्थान हुआ या शुरुआत हुई। हिंदी काव्यधारा के ये प्रथम सृष्टा थे अपभ्रंश के जितने भी कवि थे। तो यह कहना है राहुल सांकृत्यायन का। और देखिए आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहप्पा को। राइट।
इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या फिर वर्ण रत्नाकर? तो देखिए विकल्प सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है कीर्तिलता के बारे में। कीर्तिलता जो विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है और कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है, कहानी, राइट। और ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट रचनाएं हैं जिनके आशयदाता रहे हैं कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन। मतलब विद्यापति जो थे किसके आशयदाता कवि रहे? कीर्ति सिंह के और शिव सिंह के। और इन रचनाओं में इन्होंने, विद्यापति ने इनकी वीरता और उदारता का ही वर्णन किया है, ठीक है। और कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है, आप याद रखना, ओके। बाकी इनकी रचनाओं के बारे में है जो हम जानते हैं। वर्ण रत्नाकर की बात करें तो यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, राइट। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही यह कहना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय है वह आदिकाल है। और इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही मिला है। और आचार्य शुक्ल ने तो इसको वीर गाथा काल कहा है तथा रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है, राइट। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा के विषय में यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। सरहप्पा के संबंध में यह कहना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और सरहप्पा की काव्य पंक्तियों को देखें तो पंडिय साल सत बखाणई, ठीक है, देही रुद वसंत जानई। पंडिय साल सत बखाणई देही शुद्ध बसंत जानई के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा था, इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, ठीक है। और चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहप्पा की इन्हीं काव्य पंक्तियों के संबंध में या इन्हीं काव्य पंक्तियों से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना यह मत दिया सरहप्पा के विषय में। चलिए आगे देखेंगे हम कौन सी यहाँ पर सुमेलित रचना नहीं है। चंदन बाला रास कवि आसगू की रचना है, बिल्कुल सही। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है, बिल्कुल सही। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है, बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प भी यहाँ पर सही नहीं है कि स्थूली भद्ररास विजय सेन सूरी का है। विजय सेन सूरी का नहीं है स्थूली भद्ररास, ठीक है। स्थूली भद्ररास किसका है? जिन धर्म सूरी का है, जिन धर्म सूरी का। और जिसका रचना काल है 1209 ईस्वी, ठीक है, याद रखना है। बाकी सब सही है। यहाँ पर देखिए आसगू, कवि आसगू का है चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरी का स्थूली भद्र रास, विजय सेन सूरी का रेवंत गिरी रास, दामोदर पंडित का है युक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर। और ये रचना काल भी इनके हैं सामने। कुबले माला कथा के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि कुबले माला जो है उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, ठीक। विकल्प बी सही उत्तर। इसके अलावा धर्मसूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की है तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है। यहीं से पूछे जाते हैं प्रश्न कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, राइट। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। और कुबले माला की रचना
उद्योतन सूरी ने की है जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास। और कुबले माला एक प्राकृत ग्रंथ है। देखिए, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने, विकल्प डी सही उत्तर। और राहुल सांकृत्याय ने 7वीं शताब्दी में यानी कि 769 ईस्वी के कवि सरहपाद को दोहा कोश जिसने रची है उसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरी को, और शालीभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की है। ठीक है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को माना है, और गोरखनाथ हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। याद रखना है आपने, हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं गोरखनाथ। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, ब्रजयानी सिद्ध से, नाथों से या फिर जैनों से? तो देखिए विकल्प बी, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। बौद्ध धर्म संप्रदाय की जो दो शाखाएं हैं या दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंटा है, एक हीनयान शाखा और दूसरा महायान शाखा। और हीनयान शाखा को ही ब्रजयान शाखा के नाम से जाना जाता है। राइट। देखिए, ब्रजयान शाखा का विकास कैसे हुआ? बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा पनपी जिसका नाम ब्रजयान शाखा पड़ा। और इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया बौद्धों के द्वारा। और बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। ठीक है, तो आपने यह तथ्य ध्यान में रखना है। जो हाल मिसकी मकुन तगल्लुफ दुराए नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर। देखिए, अमीर खुसरो को तूती हिंद अर्थात हिंद का तोता भी कहा जाता है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनकी रचनाएं हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, यह है कबीर की पंक्ति। और रजब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रजब ने एक दोहा लिखा था कि दाई जैसा गुरु मिला, शिष्य रज बसा जान। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो विकल्प है ना, इनके बारे में दिया गया है। और मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख सूफी कवि हैं, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा है। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा भी जैसी के ग्रंथ हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या फिर रामचंद्र सूरी? तो विकल्प डी सही होगा। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। यह एक रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। इसके अलावा बनमाला नाटिका, मलिका मकरंद प्रकरण, ठीक है, मलिका मकरंद प्रकरण, जी हाँ, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक, ये भी रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। और रामचंद्र सूरी एक जैन आचार्य थे। 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी तक इनका समय रहा और संस्कृत में इन्होंने 11 नाटक लिखे हैं। और इनके गुरु रहे हेमचंद्र, ठीक, रामचंद्र सूरी के। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा या लक्ष्मीकरा? तो विकल्प ए, पुतलिका जो नाम है वह सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। ठीक, बाकी जो ये अन्य नाम हैं जैसे कि मणिभद्रपा, कनखलापा एवं लक्ष्मीकरा, ये सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। और सिद्ध साहित्य का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, और इनका संबंध बौद्ध धर्म की बज्रयानी शाखा से माना जाता है। ठीक है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्य इतिहासकार ने किया, या किस साहित्य इतिहासकार ने किया? बिल्कुल सही है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, अबू सईद ने या बंदायूनी ने? तो विकल्प सी, अबू सईद ने हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और ये इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अबू सईद ने किया
और कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा भी बताया जाता है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुखरियों के द्वारा। लेकिन अब्बू सईद को भी माना जाता है कि हिंदवी का प्रयोग पहले इन्होंने भी किया था। ठीक है। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरबेली, कुबलेमाला कथा या वर्ण रत्नाकर। तो देखिए, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक से संबंधित ग्रंथ है राउरबेली, विकल्प बी। रोड़ा कवि की यह रचना है। ठीक है, राउरबेली, यहाँ पर राउरबेली लिखा है, राउलबेल भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, यह एक शिलांकित कृति है और गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है और वर्तमान में यह मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। राइट। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा का रचा हुआ हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है और 12वीं शताब्दी में इसके पूर्वार्ध में, ठीक है, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी रचना हुई थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। और वर्ण रत्नाकर जो है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है और मैथिली भाषा में रचा हुआ है वर्ण रत्नाकर। इसके अलावा ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरिसिंह देव के दरबारी कवि थे और कुबलेमाला ग्रंथ के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। देखिए, जो यहाँ पर ये विकल्प में दिए गए हैं ना, इनके बारे में ये तथ्य हैं। राइट। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में हुआ है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बचन सिंह या फिर आचार्य शुक्ल। तो देखिए, विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह कहा है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पुस्तक में। और विद्यापति के बारे में इन्होंने कहा है कि काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में होता था। ठीक। और आचार्य शुक्ल ने तो यह कहा है, या इनका यह कथन है, बड़ा ही प्रसिद्ध, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कहना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हैं और बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल या सोमनाथ। तो देखिए, विकल्प बी, कवि जोइंदू ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है। ठीक है। परमात्म प्रकाश एवं योगसार कवि जोइंदू की रचनाएं मानी जाती हैं और 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखा है इन्होंने ये दोनों रचनाएं, परमात्म प्रकाश भी और योगसार भी। ठीक है। इसके अलावा हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्हीं प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को। और इनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह है शब्दानुशासन। तो ये थे आज तक के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।